नमस्कार। आज हम अष्टावर्ग की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्लास बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक चलेगी। यहाँ पर जिस किसी व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता, ABC भी नहीं पता, वो भी पूरी तरह से कुछ ही क्लासेस में सक्षम होगा किसी भी कुंडली के बारे में पूर्ण रूप से समझने में, फलादेश करने में। नॉर्मली हमें अष्टवर्ग के बारे में बेसिक चीज़ें पता होती हैं, ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं होती, मगर आगे की क्लासेस में जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे ऐसे ऐसे आपको रूल दिए जाएंगे जो आपको परफेक्टली मैच होते दिखाई देंगे एंड यू विल एंजॉय द एस्ट्रोलॉजी। कि केवल एक अष्टवर्ग के माध्यम से किस लेवल पे जाके आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं। अष्टवर्ग वैदिक एस्ट्रोलॉजी की एक महत्वपूर्ण पद्धति है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है? एक प्रकार का समुद्र है, उसमें जितना डीप आप जाते जाएं उतना ही कम है और लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है। और आपने सुना होगा बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को जो वैदिक के हैं कि साहब अभी भी हम स्टडी कर रहे हैं। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ज्योतिष की, इसमें हमेशा आपको स्टडी करते रहनी पड़ेगी, अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। नॉर्मली आप लोग समझते हैं कि केवल मैं लाल किताब को लेके ही चीज़ें बताता हूँ। लाल किताब अपने आप में एक डिफरेंट मेथड है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक कंक्लूजन है, एक ऐसे समझ लीजिए कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले आपको दे दिए जो लगाए और प्रेडिक्शन दे दी। लाल किताब इज अमेजिंग कॉन्सेप्ट, नो डाउट, मगर जब लाल किताब के साथ में हम अष्टवर्ग को ऐड कर देंगे तो आपका प्रेडिक्शन का लेवल टॉप लेवल पे चला जाएगा। देन यू विल फाइंड कि हाउ टू प्रेडिक्ट एग्जैक्टली आप किसी व्यक्ति के आने वाले पूरे भविष्य जो बीत गया उसके बारे में इजीली बता पाएंगे। साथ ही लास्ट में हम बात करेंगे कि लाल किताब का इस्तेमाल और अष्टवर्ग का इस्तेमाल दोनों को कंबाइन कैसे करना है, रेमेडीज कैसे देनी है। तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के पीछे का पर्पस क्या है? ताकि आप लोग इतनी महत्वपूर्ण विद्या ईश्वर ने जो हमें दी गई है उसको घर बैठ के समझ सकें। नॉर्मली अगर आप कहीं पेड क्लासेस भी लेंगे, आई एम 100% श्योर कि आपको इस लेवल की डीप नॉलेज वहाँ पर भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अभी मैं आपको कम से कम 500+ रूल शेयर करने वाला हूँ आने वाली क्लासेस में। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में ABC भी नहीं पता मगर वो इंटरेस्टेड है, क्योंकि आप में से कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग बिल्कुल नहीं जानते होंगे, मगर सभी के लिए हर क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। आपने सिर्फ करना क्या है, देखना है, नोट्स बनाने हैं और एक छोटा सा काम कर देना है। मुझे जो हमेशा कहना याद नहीं रहता, मेरा स्टाफ कहता है कि सर आप जब वीडियो स्टार्ट करते हैं तो प्लीज़ बोल दे कीजिए कि वीडियो जब भी स्टार्ट हो उसको लाइक कर दें, और साथ में आजकल एक हाइप का ऑप्शन आता है, जब लाइक करेंगे तो हाइप का ऑप्शन आता है, उस पर भी आप क्लिक कर दें तो उससे वो पॉइंट्स वगैरह कुछ मिलते हैं और यूट्यूब उस वीडियो को आगे और लोगों तक प्रमोट करता है। बेसिकली हमारा पर्पस भी क्या है कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ताकि आपको इतनी बात समझ में आ जाए कि अगर आप कहीं किसी से कंसल्टेशन भी ले रहे हैं तो उसको कुछ पता भी है नहीं है, पता लगा अंधेरे में तीर चला दिया। क्योंकि 90% एस्ट्रोलॉजर गलत रेमेडी दे रहे हैं। डेली जब बहुत सारे लोगों से बात होती है तो वो बताते हैं कि सर अभी यहाँ दिखाया था और ये रेमेडी करी, तो वो रेमेडी गलत कर रहे होते हैं, गलत रेमेडी नुकसान दे जाती है। तो खैर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अष्टवर्ग से। अच्छा, यहाँ पर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ बीच में कुछ स्पेशल रूल भी देते रहेंगे, जिससे कि आपका एक इंटरेस्ट बना रहे, आपको मजा आए कि यस ये चीजें भी देखी जा सकती हैं। अब जैसे कि आज का जो टाइटल था कि जन्मों जन्मांतर का साथ आपका किसी के साथ है या नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आप अपनी फैमिली में मैच कीजिएगा। मगर पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो अष्टवर्ग के अंदर जब हम बात करते हैं तो अष्टवर्ग यानी कि 8, अष्ट का मतलब क्या है? 8। तो ये 8 का मतलब क्या है, पहले इस बात को समझेंगे। हमारी कुंडली में 9 प्लैनेट हमें पता है होते हैं, जिसके अंदर राहु केतु को हटा दें तो 7 बचते हैं। क्योंकि जो आपका बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, ये 7 प्लैनेट जो हैं इनको बेसिकली ग्रह माना गया है और राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है। तो 7 प्लैनेट हो गए, तो फिर अष्ट वर्ग क्यों बना? यहाँ पर लगन को भी हम कंसिडर करेंगे। लगन को कैसे कंसिडर करेंगे? तो 7 प्लैनेट और एक लगन, टोटल मिला के 8 हो गए, तो अष्ट वर्ग।
अष्टवर्ग में क्या होता है कि हर एक का अपना अपना एक भिन्नाष्टक वर्ग होता है। ये सब आगे समझेंगे, मगर अभी शॉर्ट में बता रहे हैं। हर एक का अपना अपना एक भिन्नाष्टक वर्ग होता है कि किस प्लैनेट ने किस राशि में कितने पॉइंट दी, कहाँ पर वो कंफर्टेबल है, कहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है। इन सब बातों का इस्तेमाल आगे कैसे किया जाएगा उसको समझेंगे। तो सबके भिन्नाष्टक वर्ग को मिला के जब कंबाइन कर दिया जाता है, दैट्स क्रिएट सर्वाष्टक वर्गा। सबको मिला के बना तो वो आपकी कुंडली के अंदर सारी प्रेडिक्शन दे पाएगा। यहाँ पर हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या है? सबसे पहले प्लैनेट किन हाउसेस के कारक होते हैं, इस बात को समझिएगा, क्योंकि ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जब तक ये आपको याद नहीं होगी तब तक आप आगे के जो एडवांस में रूल बताए जाएंगे वहां पर आप चीजों को फिर समझ नहीं पाएंगे। तो बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। अगली क्लास स्टार्ट होने से पहले, यानी कि अगला वीडियो आने से पहले, इन सब चीजों को थोड़ा सा 2-4 बार देख लीजिएगा। और देखकर लिखने से चीजें हमारे दिमाग में सेट हो जाती हैं, इसलिए नोट्स जरूर बनाइएगा। तो यहाँ पर हमने एक चार्ट बना दिया और यहाँ पर 1 नंबर लिख दिया है। आप भी इसी तरीके से बना लीजिएगा, इससे आपको सरलता से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लगन होता है हमारी कुंडली का और इसको फर्स्ट हाउस भी कहते हैं। और यहाँ पर हमने 1 नंबर लिख दिया, तो इसको 1 नंबर को मेष राशि बोलते हैं, एरीज बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगन के अंदर मेष राशि आती है। यहाँ पर सूर्य इस घर के कारक हैं, सूर्य कारक हैं। सेकंड हाउस के कारक कौन से हैं? जुपिटर हैं, बृहस्पति देव हैं। थर्ड हाउस के कारक क्या हैं? मार्स, मंगल। फोर्थ हाउस के मून और मरकरी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंट भी बता दें, क्योंकि जब हमने पीछे लाल किताब के बारे में अभी तक बात करी है तो लाल किताब के जो कारक हैं और वैदिक के जो कारक हैं दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आपने मिक्स नहीं करना है। जब लाल किताब पढ़ें तो पूरा लाल किताब के हिसाब से पढ़ें, जब वैदिक पढ़ें तो वैदिक के हिसाब से पढ़ें। सूर्य पहले घर का कारक, जुपिटर सेकंड हाउस का, मंगल थर्ड हाउस का। लाल किताब में भी ये तीनों सेम रहते हैं। फोर्थ हाउस के अंदर लाल किताब में सिर्फ चंद्रमा होता है कारक, मगर जब वैदिक में आते हैं तो यहाँ पर बुध भी इस घर का कारक है, यानी कि फोर्थ हाउस के 2 कारक हो जाएंगे, चंद्र और बुध। 5वें घर फिफ्थ हाउस के जुपिटर, 6th हाउस के लाल किताब के अकॉर्डिंग बुध और केतु होते हैं। यहाँ पर मार्स और सैटर्न है, मंगल और शनि। 7th हाउस के लाल किताब के अकॉर्डिंग बुध और शुक्र होते हैं, मगर वैदिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर विनस। 8th हाउस के मार्स और सैटर्न होते हैं लाल किताब के अकॉर्डिंग, मगर यहाँ पर वैदिक के अकॉर्डिंग केवल सैटर्न है। 9th हाउस के लाल किताब के अकॉर्डिंग जुपिटर होते हैं, मगर यहाँ पर सूर्य और बृहस्पति दोनों हैं। 10th हाउस के लाल किताब के अकॉर्डिंग शनि होते हैं, मगर यहाँ पर सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि चारों इस घर के कारक हैं। 11th हाउस के जुपिटर लाल किताब में भी होते हैं और वैदिक में भी हैं। 12th हाउस के राहु कारक होते हैं लाल किताब के अकॉर्डिंग, यहाँ पर सैटर्न है। तो ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि अष्टवर्ग वैदिक का चैप्टर है, तो यहाँ पर हमने इसी पैटर्न को यूज करना है। साथ ही आपको राशि पता होनी चाहिए, 1 से लेकर हमारी ये 12 राशि हैं। नॉर्मली आपको पता होंगी, फिर भी लिख दी हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो यहाँ पर इनके ऑनर लिख दिए हैं। मेष राशि के ऑनर कौन है? मंगल। वृषभ के कौन है? शुक्र। मिथुन के बुध, कर्क के चंद्र, सिंह के सूर्य, कन्या के बुध, तुला के शुक्र, वृश्चिक के मंगल, धनु के गुरु, मकर के शनि, कुंभ के शनि और धनु के मीन राशि के गुरु। यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो केवल चंद्र और सूर्य के पास 1 राशि है, बाकी सबके पास 2 राशि है। इसी प्रकार हमें जो हाउसेस हैं उनसे क्या क्या देखा जाता है वो टिप्स पे होना चाहिए। जब तक ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके टिप्स पे नहीं होगी, आप किसी भी मेथड से एस्ट्रोलॉजी को सीख लें, कितने रूल लगा लें, कैलकुलेशन में आपकी गलती हो जाएगी, चीजें सही से नहीं समझ पाएंगे।
बेस का मजबूत होना जरूरी है। तो उसी में हमें जो प्लैनेट हैं वो किन चीजों के कारक हैं और हाउसेस किन चीजों के कारक हैं उनको भी समझना है। तो यहाँ पर प्लैनेट की बात करें तो बृहस्पति क्या है? बृहस्पति है हमारे 9 प्लैनेट के गुरुदेव। सबसे ऊपर का स्थान बृहस्पति देव को दिया गया है। 9 के 9 प्लैनेट में सूर्य क्या है? राजा हैं, और राजा से भी ऊपर बृहस्पति देव को स्थान दिया गया कि उनके भी गुरु कौन है? गुरुदेव। तो बृहस्पति किन चीजों के कारक हैं? धर्म, ज्ञान, उपदेश। धर्म, ज्ञान, उपदेश। इसको अगर हम इंग्लिश में समझेंगे तो क्या है? धर्मा, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी और विजडम। सूर्य की बात करें तो सूर्य क्या है? आपके बॉस हैं, आपके सीनियर हैं, गवर्नमेंट है, आपका एनर्जी लेवल है, आपका नेम और फेम है। ये सारी चीजें सूर्य से देखी जाती हैं। इसके बाद बात करें चंद्रमा की तो चंद्रमा क्या है? मदर है, हैप्पीनेस है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इमोशन है। माँ, मन, खुशी, भावना यानी कि इमोशन, आपकी हेल्थ है और आपकी एजुकेशन है। मार्स की बात करें तो मार्स क्या है? मार्स है आपका सिबलिंग, आपके भाई बहन। करेज, आपका साहस, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी की जब बात करते हैं तो मार्स कौन सी प्रॉपर्टी है? जो लैंड होती है, जैसे कि प्लॉट है, कोई लैंड है, वो प्रॉपर्टी जो आती है वो मार्स की कैटेगरी में आती है। मगर जब उसकी बाउंड्री वॉल करा देते हैं या कंस्ट्रक्शन करा देते हैं दैट इज वो सैटर्न की कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, मार्स क्या है? एबिलिटी टू फाइट, यानी कि हमारी लड़ने की किसी भी चीज को, क्षमता को मार्स से ही देखा जाता है। वीनस, शुक्र क्या है? आपका पार्टनर है, आपकी मैरिड लाइफ है, आपका रोमांस है, लव है, लग्जरी है, व्हीकल है, ज्वेलरी है। यानी जीवन के अंदर जितना भी ऐशो आराम, लग्जरी, रोमांस, लव अफेयर, इस जितना का देखा जाता है सब वीनस से देखा जाता है। बुध क्या है? बुध है हमारी बातचीत की कला, आपकी कन्विंसिंग पावर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी इंटेलिजेंस, बिजनेस, नॉलेज, हिंदी में कहेंगे बुद्धिमत्ता, ज्ञान और व्यापार। सैटर्न क्या है? सैटर्न है अनुशासन, डिसिप्लिन, प्रोफेशन। आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा? अब प्रोफेशन की बात आती है तो नौकरी और व्यापार दोनों ही प्रोफेशन का पार्ट है। चाहे आप नौकरी करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है या आप व्यापार करते हैं, उसमें सैटर्न का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता ही होता है। इसके अलावा आपके कर्म हो गए, व्यवसाय हो गए, संघर्ष, स्ट्रगल लाइफ के अंदर कितना है, पेन, दुख, सफरिंग, डेथ, ये सारी की सारी चीजें, डेडिकेशन, ये सब आपका सैटर्न से देखा जाता है। मृत्यु भी सैटर्न से ही देखी जाती है। तो ये चीजें जो है आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। अब आपको एक रूल देने जा रहे हैं, इस रूल को अप्लाई करना है अपनी फैमिली में। कैसे अप्लाई करना है? जैसे आपने क्या देखना है कि अपने बच्चों की कुंडली खोल लेनी है या पूरी फैमिली की खोल लीजिएगा कुंडली। अब आपके बच्चे की आपकी कुंडली, जैसे आप सपोज कीजिए किसी की मेष लग्न की कुंडली है, यहाँ पे क्या आ गया? स्कॉर्पियो साइन। किसी की अगर वृषभ लग्न की कुंडली होती तो यहाँ पर आपका राशि आ जाती दूसरी, तो वो राशि चेंज होती जाएगी। तो आपके कोई भी लग्न की कुंडली है, जो भी राशि 8th हाउस में आ रही है, यहाँ पे 8 नंबर है, आपके हो सकता है कोई भी हो, तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि यहाँ पर हो सकती है। तो वो राशि जो भी है, जैसे यहाँ स्कॉर्पियो लिखा है तो स्कॉर्पियो राशि के स्वामी कौन है? मंगल। तो मंगल अगर लगन में बैठे हो, यानी आपकी खुद की कुंडली में यहाँ पर स्कॉर्पियो साइन है, तो इसके स्वामी आपके बच्चे, आपके सपोज कीजिए 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उनकी लगन में स्कॉर्पियो राशि या जो भी राशि आती है 8th हाउस में, उसका मालिक अगर लगन में बैठा है आपके बच्चों की कुंडली में, आपकी कुंडली के 8th हाउस का स्वामी आपके बच्चों की किसी की कुंडली में लगन में बैठा है, तो उस बच्चे के साथ आपका पिछले जन्म का रिश्ता है। वो रिश्ता किसी भी रूप में हो सकता है।
अब इसका प्रमाण क्या है कि उसके साथ आपका अटैचमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा, वो आपका कहना भी ज़्यादा मानेगा, आपकी केयर भी ज़्यादा करेगा और आपके सारे अधूरे काम पूरे करके जाएगा जीवन में। इसी प्रकार यहां पर अगर कोई प्लैनेट बैठा है, राशि का स्वामी आ जाए, एक रूल हो गया। दूसरा रूल क्या हो गया, यहां पर कोई प्लैनेट बैठा है। अब किसी की कुंडली में हो सकता है कोई प्लैनेट यहां बैठा हो, तो आपने राशि के स्वामी को देख लेना है। और प्लैनेट बैठा हो, जैसे यहां सैटर्न बैठा है, तो वो सैटर्न आपकी कुंडली में यहां बैठा है, आपके बच्चे की कुंडली में लगन में आ जाए, तब भी सेम यही रूल अप्लाई होगा। अब दोनों में से कोई सा भी रूल अप्लाई हो जाए, 8वें घर में बैठा प्लैनेट आपके बच्चे की कुंडली में लगन में आ जाए, या 8वें घर में जो राशि आ रही है उसका मालिक आपके बच्चे की कुंडली के लगन में आ जाए, तो यहाँ पर जन्मों जन्मांतर का रिश्ता देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा। और ये रूल टेस्ट करके देखिएगा, आपको मजा आएगा। अब इस रूल को आप कहाँ कहाँ टेस्ट कर सकते हैं, अपने बच्चों की कुंडली में पहले चेक कीजिएगा। फिर अगर आपके पेरेंट्स की कुंडली है तो वहां भी आप चेक कर सकते हैं। आपकी फैमिली के अंदर और कोई व्यक्ति है, जैसे आपकी बहन है, आपके भाई हैं, तो उनके चार्ट से भी आप चेक कर सकते हैं, उनके साथ भी आपका अटैचमेंट देखने को ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये एक बहुत ही स्पेशल फॉर्मूला है। कुछ रूल ऐसे होते हैं एस्ट्रोलॉजी के जिसके बारे में हमें कभी पता ही नहीं लगता, या एक्सेप्शनली कभी सुनने को मिलते हैं, मगर जब इनको टेस्ट किया जाता है, अप्लाई करते हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा उसको इंजॉय करते हैं कि ये चीज़ भी देखी जा सकती है, ये चीज़ भी बताई जा सकती है। इस रूल का यूज़ आप और कहाँ कर सकते हैं। अब जैसे आपको ये रूल पता लग गया, तो कई बार क्या होता है कि हमारी शादी होने वाली है या शादी हो चुकी है, अभी बच्चे नहीं हुए हैं, अब बच्चे होने वाले हैं। अब आजकल के डेट में बच्चे कैसे होते हैं, 90% केस में सिजेरियन होते हैं, कि डॉक्टर आपको एडवांस में बता देता है कि आपका जो है लेट फॉर एग्जांपल कि अगस्त के अंदर डिलीवरी होनी है, और जो टाइम दे देते हैं कि 10 से 15 तारीख के बीच का टाइम पीरियड रहेगा। अब एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कैसे किया जा सकता है, इस बात को समझिएगा। डॉक्टर ने टाइम दे दिया 10 से 15 तारीख के बीच का रहेगा, 10 से 15 तारीख के बीच में अगर देखा जाए तो एक दिन में 12 लगन बनते हैं। एक दिन में कितने लगन बनते हैं, 12, क्योंकि हर 2 घंटे में लगन चेंज होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि अपनी 8th हाउस, अपना या अपनी पत्नी का 8th हाउस को चेक कर लें। जो भी आपका और आपकी पत्नी का 8th हाउस है, उसके अकॉर्डिंग ये देखें कि 10 से 15 तारीख के बीच में कितने चार्ट्स निकल रहे हैं, हर 2 घंटे में लगन चेंज हो रहा है। तो लगन में वो राशि अगर आ रही है तो वो टाइम आप डॉक्टर को सजेस्ट कर सकते हैं। तो यानी कि आप बच्चे की पैदाइश अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि सिजेरियन होना है, डॉक्टर को तो आपने टाइम बता देना है कि ये 2 घंटे का टाइम हमने आपको दिया, इस टाइम पे आप डिलीवरी कर दीजिएगा, डॉक्टर कर देगा। दूसरा फायदा क्या होता है कि आजकल डॉक्टर भी एडवाइस कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे हुए कि डॉक्टर ने कहा कि भाई आप जो है किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए कि डिलीवरी किस टाइम करानी है। तो लोगों को नहीं पता था, तो उन्होंने पूछा, मैंने कहा दैट इज पॉसिबल। अब किसी की कुंडली के अंदर सूर्य केतु का या सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ था, तो उस कॉम्बिनेशन के बैड इफेक्ट, क्योंकि सूर्य केतु कई बार क्या होता है, बच्चे हमारे घर में पैदा होते हैं, तो पैदा होने के साथ ही हमारी लाइफ में चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, और कई बार बच्चे हमारे लिए बहुत भाग्यशाली होते हैं, मगर हमें एग्जैक्टली कारण पता नहीं होता कि हुआ क्या। तो बहुत सारे केस अलग अलग कुंडली में ऐसे होते हैं कि बच्चे की पैदाइश के बाद भाग्य होते हैं। अब सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके से कुंडली में बन रहा है, तो बच्चे के पैदा होने के बाद फादर की लाइफ में चैलेंजेस। चंद्र केतु का या चंद्र राहु का बन रहा है, किसी भी तरीके से साथ बैठे हों या दृष्टि से, तो ऐसे में मदर की लाइफ में चैलेंजेस, माँ बेटे दोनों दुखी। तो आपने इतने बड़े खराब कॉम्बिनेशन को भी पहले से रोक सकते हैं। अब आप कहेंगे सूर्य केतु तो गोचर में एक साथ ही चल रहे हैं, एक ही राशि में हैं, क्योंकि हमारी कुंडली क्या होती है कि जो ब्रह्मांड के अंदर गोचर चल रहा है उसका स्क्रीनशॉट हमारी कुंडली हो गई। तो इसको कैसे अलग किया जाए, अलग तो हो नहीं सकते, तो साथ ही रहेंगे, और 1 महीना अभी साथ रहने वाले हैं, 1 महीना साथ रहेंगे, डॉक्टर ने उसी बीच का टाइम दे दिया। तो ऐसे में
हम कुंडली के किस हाउस में उस कॉम्बिनेशन को लेके जाएं कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को खत्म किया जा सके, क्योंकि ये आजीवन दुखी करेगा। सूर्य केतु पिता की सर्जरी निश्चित तौर पे कराएगा, संतान को लेके प्रॉब्लम देगा, कमर दर्द, पैरों में दर्द, यूरिन रिलेटेड इशू, जातक को जीवन में दुखी परेशान निश्चित तौर पे करते हैं। और केतु जब कुंडली में खराब हो जाता है तो बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट करता है। ये मैंने लास्ट वीडियो बताई थी केतु को कैसे शुभ रखें, तो वो जरूर देखिएगा। तो इस प्रकार हमने एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल करना है। आज की जो क्लास है इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट क्लास में हाउसेस के बारे में बात करेंगे, कुछ एक और डिफरेंट रूल के बारे में बात करेंगे जैसे भी करी है। तो ऐसे कुछ नए नए रूल डिस्कस करते जाएंगे, बेसिक भी करते जाएंगे, कुछ आपका डिफरेंट भी करते जाएंगे, जिससे कि आपका इंटरेस्ट बना रहे, आपको मजा आए। और जहां इसकी 8-10 क्लासेस कंप्लीट हुई उसके बाद यू विल फाइंड कि आप उन रूल्स को याद कर लीजिए, आपको और कहीं ज्योतिष सीखने की जरूरत नहीं है। मगर एक रिक्वेस्ट ये है कि लाइक, शेयर और वो हाइप का जो ऑप्शन आता है उसको जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि ये चीज़ें और लोगों तक इजी पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।